कोरोना के इस कहर के दौरान हम और आप सभी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। रोज के तौर पर हम कुछ ऐसी खबरें सुन रहे हैं जो हमें अंदर तक झकझोर देती है। हम मदद करना चाह रहे हैं, मगर कभी कभी वो मदद भी देर से पहुंच रही है। हालात अच्छे नहीं। आम लोग संघर्ष कर रहे हैं, किसी तरह सांस ले रहे हैं, जबकि सच ये है कि एक लचर व्यवस्था मानो अंतिम सांस ले रही हो और बदले में हमसे हमारे दोस्त, नाते, रिश्तेदार, परिवार वालों की जान की आहुति मांग रही हो, और हम सब ये सब कुछ सह रहे हैं। कोरोना से जुड़ी ऐसी ही कुछ संघर्ष की कहानी मैं आपको सुनाता रहूंगा। कोरोना की दर्द भरी दास्तां कि इस देश में आम आदमी हो या फ्रंटलाइन वर्कर, आखिर वो क्या क्या दिक्कतें झेल रहा है, क्या है उसकी मनोदशा। मैं आपको सिर्फ उनके संघर्ष की आप बीती सुनाऊंगा, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी कमेंट के। आप खुद देखें और समझें इस देश की व्यवस्था और संघर्ष करते उन लोगों का जुझारूपन जो मिलकर भारत बनाते हैं। तो आज के इस पहले एपिसोड में मैं आपके लिए कोरोना कहर की दो दर्द भरी दास्तां लेकर आया हूं। कोरोना कहर की दर्द भरी दास्तां की पहली कहानी वाराणसी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र और जिला बनारस में कैसा है कोविड का कहर। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर सहित वाराणसी यूपी के उन चुनिंदा शहरों में है जहां कोरोना की सुनामी ने आम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। कई दिनों से वाराणसी के श्मशानों में चिताओं की राख ठंडी नहीं पड़ रही। और इस बीच 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल एक फोटो ने दिल दहला के रख दिया है। ऑटो रिक्शा में बेबस बैठी एक औरत और उसी ऑटो रिक्शा के फर्श पर अधमरा सा पड़ा एक शख्स। दरअसल ये इस औरत के बेटे की लाश है। चंद्रकला का 29 साल का बेटा कोविड का शिकार हो गया क्योंकि अस्पताल ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया। विनीत सिंह की सांस कम होती गई और फिर बंद हो गई। जौनपुर की रहने वाली चंद्रकला ने अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपने बेटे को बचा नहीं पाई। सोमवार को वो अपने बीमार बेटे को लेकर जौनपुर से वाराणसी पहुंची। उनके 29 साल के बेटे विनीत सिंह की सांस फूल रही थी। चंद्रकला सीधा वाराणसी के बीएचयू के अस्पताल गई। पहले उनसे कहा गया कि डॉक्टर नहीं है, दूसरी जगह जाइए। दूसरे अस्पताल में गए तो वहां चंद्रकला के बेटे को भर्ती करने से मना कर दिया गया। फिर चंद्रकला बताती हैं कि वो और उनका बेटा इधर उधर दूसरे अस्पताल घूमते रहे, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, मगर किसी ने भर्ती नहीं किया। चंद्रकला ने बताया कि वो आसपास के 3-4 अस्पतालों में गई, बीएचयू अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर और वहां से पॉपुलर अस्पताल, पर किसी ने उनके बेटे की हालत पर दया नहीं दिखाई। विनीत थक चुका था, उसका ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा था। एक अस्पताल की सीढ़ी पर विनीत सिंह थक कर लेट गया तो अस्पताल प्रशासन ने कहा, इसे यहां से ले जाओ। बीबीसी को चंद्रकला ने बताया कि हमने कहा हमारे पास तो ऑटो के पैसे भी नहीं है, फिर किसी तरह ऑटो किया, बेटे को वहीं ऑटो के फर्श पर लिटा दिया। मेरे बेटे की सांस फूलती रही, वो सांसों के लिए लड़ता रहा, मगर किसी ने नहीं सुनी, वो वहीं खत्म हो गया। चंद्रकला के मुताबिक अस्पताल ने उन्हें बेटे को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं दी। किसी तरह विनीत सिंह के चाचा ने गांव से ही फोन पर बात करके एम्बुलेंस का इंतजाम किया ताकि विनीत के शव को घर लाया जा सके।
और ये हाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र और तीर्थ नगरी वाराणसी के। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा कोरोना के इस काल में। अब मैं आपको कोरोना की दर्द भरी दास्तां की दूसरी कहानी सुनाता हूं। दूसरी कहानी एक फ्रंटलाइन डॉक्टर की आप बीती। कहानी किसी भी बड़े या छोटे शहर के किसी भी अस्पताल की हो सकती है, इसलिए शहर महत्वपूर्ण नहीं, अस्पताल महत्वपूर्ण नहीं। क्योंकि डॉक्टर ने खुद ये पोस्ट साझा की है, इसलिए इस कहानी में मैं उनका नाम ले रहा हूं। और जो पोस्ट उन्होंने साझा की है वो उसी का तर्जुमा है जो मैं यहां आपको उनकी आप बीती के तौर पर सुना रहा हूं। डॉक्टर का नाम है सांद्रा। सांद्रा लिखती हैं, मैं फर्स्ट ईयर की रेसिडेंट डॉक्टर हूं। मैंने अपनी आंखों से कोविड से पहली मौत 30 मार्च को देखी। हमारे अस्पताल के आईसीयू में एक कोरोना मरीज आया। 40 की उम्र होगी। मैंने सोचा यंग है, खींच लेगा, लेकिन दूसरे दिन वो नहीं रहा। मैं स्तब्ध रह गई। मेरे सीनियर्स ने कहा पिछला साल तो बहुत बुरा था, लेकिन ये साल तो और भी बुरा जा रहा है। हर रोज 5 ऐसे क्रिटिकल मरीज आ रहे हैं। 2 या 3 मौत रोज हो रही है। ये सांद्रा लिख रही हैं अपने अस्पताल के बारे में। सोचिए दूसरे अस्पतालों का हाल। तो सांद्रा लिखती हैं कि अप्रैल के पहले हफ्ते में एक 22 साल का युवक एडमिट हुआ। उसे इंट्यूबेट यानी ट्यूब वगैरह लगाकर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया गया। मैंने उसे कभी कॉन्शियस नहीं देखा। जिंदा रहने के उसके चांस कम ही दिख रहे थे। उसके माता पिता मुझसे पूछते कि क्या फल खिलाने से उनका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे के लिए दुआएं कीजिए। दुआओं में असर है, जादू है। लेकिन जब आप कोविड वार्ड में काम करते हैं तो मानो कोई जादू काम नहीं करता। चौथे दिन वो 22 साल का लड़का चल बसा। उसके माता पिता बिलख बिलख के रोते रहे। अपनों को खो देने के बाद या अल्लाह और हे भगवान की चीखें मुझे सोने नहीं देती। मुझे लगा मैं अंदर से मर चुकी हूं। सांद्रा आगे लिखती हैं कि कभी कभी पेशेंट से झूठ भी बोलना पड़ता है। ये भी मैं सीख रही हूं। मैं रात में घर पहुंचकर बहुत रोती हूं कि क्या मैं अपने मरीजों से और प्यार और सहनशीलता से पेश आ सकती थी क्या। कि जो लोग अपनी ही सांसों के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। मैं तो वो दर्द देख रही थी। मेरा दर्द तो उनके दर्द से बहुत कम है जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं। सांद्रा लिखती हैं, जब कोई क्रिटिकल पेशेंट पूछता है कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, तो कभी कभी मैं झूठ बोल देते कि आप बेहतर हो जाएंगे, जबकि मुझे मालूम है कि वो शायद ना बचे। मैं नहीं चाहती कि किसी के आखिरी पलों में वो केवल अपनी मौत के बारे में चिंता करे। अब जब पेशेंट क्रिटिकल होता है तो मैं उसके परिवार को झूठी सांत्वना नहीं भी देती। कभी कभी बता देती हूं कि हाँ, पेशेंट का पल्स रेट गिर रहा है। पिछले 2 हफ्तों में मैंने हालात बदतर होते देखे। एक पेशेंट को जब मैं आईसीयू ले जा रही थी तो जानते हैं उसने क्या कहा। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 11 साल का, एक 4 साल का। मैं जीना चाहती हूं, लेकिन कुछ घंटों बाद मुझे उसके बच्चों को बताना पड़ा कि वो अब अपनी मां के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकते।
उनके छोटे बच्चे ने रोते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए कहा, मैं मम्मी से मिलना चाहता हूं। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। इतनी सारी मौत को देखने के बाद मुझे कभी कभी लगता है काश मैं पैदा ही ना हुई होती। इन दिनों मेरी मानसिक हेल्थ कम हुई है, गिरी है, लेकिन मैं रोज रोज अपने काम पर वापस अस्पताल इसलिए पहुंचती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं किसी की जान बचा सकूं। वही बड़ी तसल्ली है मेरे लिए। जितना हो सके मैं उतनी मेहनत कर रही, क्योंकि मुझे पता है कि दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स भी ऐसी ही मेहनत करते होंगे। और अगर कभी मेरे माता पिता अस्पताल पहुंचे तो उनको भी ऐसी ही देखभाल मिलेगी। मेरे माता पिता केरल में हैं, वो भी 50 की उम्र पार कर चुके हैं। मैं उन्हें सांत्वना देती हूं कि स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन फिर सोचती हूं क्या होगा अगर मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गई, तब मेरे माता पिता की कौन देखभाल करेगा। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूं कि आप ये समझें कि हालात कितने नाजुक हैं और अपने अपने घरों में रहें, अपने मास्क ढंग से पहने। आप घर के बाहर नहीं जा पा रहे, इसके लिए परेशान न हो। यूं समझ लें, घर में रहना भी आपको एक विशेष अधिकार मिला हुआ है। इस बात को समझें। अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए और हिम्मत न हारिए। मेरा ये नया शो कोरोना कहर की दर्द भरी दास्तां आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा। नमस्कार।